Yeah. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे ई कॉमर्स के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स और उसके इंटरफेसेस क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसका डिटेल्स। दैट मीन्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, पेमेंट सर्विसेज क्या होते हैं। तो ये सारे चीज़ आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो क्या है तो एक बिल्डिंग ब्लॉक का इंटरफेसेस है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक का इंटरफेस, जिसका नाम है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब दोस्तों कि ये एक तरह का फाउंडेशन है। किसका फाउंडेशन है? तो ई कॉमर्स का एक तरह का फाउंडेशन है। यानी ई कॉमर्स जो फ्रेमवर्क हम लोग जाने थे, उस फ्रेमवर्क का एक फाउंडेशन है क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर जनरली होता क्या है दोस्तों, तो जितने भी हेट्रोजेनियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, यानी विजातीय प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह के जो मैसेज होते हैं, यानी अलग अलग तरह के जो रूट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह डेटा को डिलीवर करवाने के लिए, वो सारे चीज़ों को इंटरनेट के हेल्प से ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेन करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ई कॉमर्स फ्रेमवर्क एंड साइनोनिम्स विथ इंटरनेट विच कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजेनियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, तो जितने भी तरह के हेट्रोजेनियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, यानी विजातीय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, उसको कंसिस्ट करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दैट मीन्स इंटरनेट की मदद से। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि नेटवर्क के हेल्प से विजातीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंसिस्ट करता है एक ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों क्या, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सेकंड पॉइंट में, इन दिस इंटरकनेक्शन यूजिंग TCP/IP टू प्रोवाइड रिलीवेबल डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फॉर एप्लीकेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर जो भी इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन का मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम, तो जो भी नेटवर्क को जोड़ने का काम होता है, कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने का काम होता है, तो ये कैसे जोड़ता है, तो ये एक TCP/IP एड्रेस को यूज करके जोड़ता है। दैट मीन्स TCP/IP एड्रेस के थ्रू जोड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी इससे रिजल्टेंट निकलता है वो काफ़ी रिलीवेबल डेटा ट्रांसमिशन होता है। दैट मीन्स जैसा ज़रूरत होता है वैसा ही डेटा का ट्रांसमिशन हो पाता है। किसके लिए? तो जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों सेकंड पॉइंट के अंदर कि दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, किसके हेल्प से, तो बाय द हेल्प ऑफ TCP/IP। यानी TCP/IP के हेल्प से इंटरकनेक्शन होने की वजह से जो भी इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी रिलेबल होता है, काफ़ी यूजफुल होता है। किसके लिए? तो जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए।
थर्ड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जनरली दो तरह के हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया एंड उसके कंपोनेंट्स। ट्रांसमिशन मीडिया एंड कंपोनेंट्स कहने का मतलब जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब का डिटेल्स आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों पिछले सेमेस्टर में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। तो जैसा कि थर्ड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं, फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यानी दो तरह के हार्डवेयर रिक्वायर होते हैं दोस्तों, दो तरह के हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जो क्या करता है एक तरह का मीडिया होता है जो इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर ले जाता है। जैसे राउटर हो गया, क्या करता है एक सिस्टम के इंफॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम के ओर ले जाता है, या फिर एक नेटवर्क को ढेर सारे नेटवर्क में डिवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स के रूप में देखें तो जैसे स्विच हो गया एक तरह का डिवाइसेस है, हब हो गया या फिर ब्रिज हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया एंड उसके कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या देखें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर कैसे काम किया जाता है, और इससे जो इंटरकनेक्शन होते हैं वो कैसा होता है, और इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट और ट्रांसमिशन मीडिया यूज किए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखें। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट में, यानी सेकंड इंटरफेसेस में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो क्या करता है कि एक टेक्नोलॉजी होता है, एंड दैट मीन्स एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब ये जो ट्रांसफ़र करता है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र करेगा, तो ट्रांसफ़र करने के लिए जनरली तीन तरह के फाइल सिस्टम यूज करता है ये। जैसे तीन तरह के प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहला प्रोटोकॉल जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे FTP, जिसको बोला जाता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP, जिसको पूरा बोला जाता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और तीसरा नंबर पे जो आता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं SMTP, दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तीन तरह के प्रोटोकॉल को यूज करता है इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट में इट प्रोवाइड ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, तो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ओवर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग देखें क्या कि ये जो होता है वो जनरली तीन तरह के प्रोटोकॉल से संपन्न किया जाता है, एकम्प्लिश्ड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों FTP, सेकंड नंबर पे हम लोग देखें HTTP और थर्ड नंबर पे हम लोग देखें SMTP। तो यही चीज़ हम लोग सेकंड पॉइंट में देख पा रहे हैं, जैसा कि इट एकम्प्लिश्ड थ्रू FTP, जिसको पूरा नाम बोला जाता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड नंबर पे हम लोग जैसा देखें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और थर्ड नंबर में जो प्रोटोकॉल हम लोग देखें जिसको हम लोग बोले SMTP, यानी पूरा हम लोग बोल सकते हैं इसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये तीनों प्रोटोकॉल का किस किस चीज़ों के लिए, कैसा नेटवर्क के लिए यूज होता है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं तीनों प्रोटोकॉल के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों, FTP इज यूज्ड फॉर रिलीवली ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। कहने का मतलब है दोस्तों कि FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये जनरली जो होता है रिलायबली ट्रांसफरिंग, कहने का मतलब है कि एकदम एक्यूरेट ट्रांसफ़र के लिए, दैट मीन्स किसी भी तरह का कोई एरर नहीं हो, यानी किसी भी तरह का जो लॉजिकल वे में जो ट्रांसमिशन हो उसको एकदम अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में किसी नेटवर्क का यूज करके, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। यानी क्या देखें हम लोग दोस्तों इसमें कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो रिलायबली ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए। कहने का मतलब है कि किसी भी फाइल्स जो पूरी तरह से अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ होगा? तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क का यूज करके, दैट मीन्स ओवर द नेटवर्क। तो ये देखें हम लोग दोस्तों कि FTP का यूज किसके लिए किया जाता है? तो जनरली रिलायबली ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि HTTP किसके लिए यूज किया जाता है, यानी HTTP क्या है? तो HTTP का मतलब हम लोग जैसा जाने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वो जनरली किसी भी वेब सर्वर या फिर ब्राउज़र के लिए यूज किया जाता है। अब वेब सर्वर या ब्राउज़र कैसे यूज करेगा? तो वो यूज जनरली करता है किसी भी स्टैटिक या डायनेमिक कंटेंट को डिलीवर करवाने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसमें दो तरह के रिजल्टेंट आते हैं, जिसमें एक होता है स्टैटिक जिसको हम लोग स्थिर बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन एक होता है डायनेमिक जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे एड्स वगैरह आते रहता है, तो वो सब क्या है? गतिशील है, दैट मीन्स वो डायनेमिक है। तो ये दो तरह के मैसेज को ये कंटेन करने का काम करता है, उसको डिलीवर करने का काम करता है एक वेब ब्राउज़र के ऊपर। कौन? जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP, यानी पूरा हम लोग बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस पॉइंट में जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों, HTTP इज यूज्ड बाय ब्राउज़र और वेब सर्वर टू डिलीवर स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि HTTP यूज किसके द्वारा किया जाता है? तो HTTP जो होता है वो जनरली वेब ब्राउज़र के द्वारा या फिर वेब सर्वर के द्वारा किसी भी स्टैटिक या डायनेमिक कंटेंट को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा HTTP, जिसके तहत हम लोग देखें कि किसी भी वेब ब्राउज़र जो होता है वो स्टैटिक या डायनेमिक कंटेंट को डिलीवर करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों SMTP, जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है? तो किसी भी मैसेज को कंपोज्ड और डिस्पैच कहने का मतलब है कि जहां मैसेज सेंड किए वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पे डिलीवर हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने का काम करता है कौन? SMTP, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं SMTP इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ए मैसेज composed and dispatched for a specific destination address। कहने का मतलब है दोस्तों कि SMTP जो होता है वो ये इंश्योर करता है, दैट मीन्स ये चेक करता है कि कंप्यूटर के द्वारा जो मैसेज सेंड किया गया वो एक करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पे रिलायबली डिलीवर्ड हो पा रहा है या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो मैसेज सेंड किया गया वो मैसेज अच्छे से पहुंच पा रहा है कि नहीं, रिलायबली डिलीवर्ड हो पा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने का काम करता है कौन दोस्तों? जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SMTP। तो ये था दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देखे तीन तरह के चीज़, FTP, SMTP और HTTP, ये तीन तरह के प्रोटोकॉल देखें। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरफेसेस की ओर। तो नेक्स्ट इंटरफेस के रूप में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं नेटवर्क मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि नेटवर्क का यूज करके मल्टीमीडिया कंटेंट को पब्लिश करवाना, यानी वैसा टेक्नोलॉजी जो किसी नेटवर्क के ऊपर, यानी नेटवर्क का यूज करके मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिश करवाता हो, जैसे किसी टेक्स्ट को लिखना, किसी एनिमेशन को डिज़ाइन करना, किसी भी तरह के वेब ब्राउज़र के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना। तो ये सब क्या है दोस्तों? मल्टीमीडिया कंटेंट है जिसको पब्लिश किया जाता है एक नेटवर्क का यूज करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस
नेटवर्क मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके लिए जनरली HTML फाइल या फिर XML लैंग्वेज यूज किया जाता है। किसके लिए? तो किसी भी कंटेंट को वेब पेज के ऊपर टैग्स का यूज करके रिप्रेजेंट करवाना या फिर डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज कर पाते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? तो दो तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें आप लोग HTML का नाम भी सुने होंगे, उसके कुछ टैग्स भी जानते होंगे, या फिर इसके अलावा और भी एक लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है XML, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी यूज किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके किसी भी कंटेंट को वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर टैग्स का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं HTML दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML that means extensible markup language are used for displaying contents of web pages and represented by tags। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि नेटवर्क मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिशिंग के अंदर जनरली दो तरह के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। ये दोनों तरह के लैंग्वेज कौन कौन है? जिसमें एक को हम लोग बोले HTML और दूसरा को हम लोग बोले XML, जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज क्यों किया जाता है? तो एक वेब पेज के अंदर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक वेब पेज के अंदर किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का फाइल्स हो, चाहे वो मल्टीमीडिया फाइल हो या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट फाइल हो, उसको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए दोस्तों यूज करते हैं हम लोग किसका? नेटवर्क मल्टीमीडिया कंटेंट पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग दो तरह का लैंग्वेज यूज किए, HTML एंड XML। तो ये देखें दोस्तों हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो होता है वो किसके लिए डन किया जाता है, यानी कैसे ये कंटेंट को डिलीवर करवाता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों, क्लाइंट प्रोग्राम्स दैट मीन्स ब्राउजर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट में, क्लाइंट प्रोग्राम्स दैट मीन्स ब्राउजर्स डिलीवर्ड कंटेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ द क्लाइंट्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो जितने भी क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं दैट मीन्स वेब प्रोग्राम होते हैं या फिर जितने भी ब्राउजर्स होते हैं, वो अपने कंटेंट को डिलीवर करवाने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो हम लोग सर्च करते हैं उसको डिस्प्ले पे लाने का काम करते हैं। किसके हेल्प से? तो एक नेटवर्क के हेल्प से। तो वो क्या है? एक तरह का नेटवर्क मल्टीमीडिया पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी ही है। इसीलिए हम लोग बोले दोस्तों कि क्लाइंट प्रोग्राम जितने भी होते हैं, जैसे जितने भी तरह के ब्राउज़र होते हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने कंटेंट को क्लाइंट से उठा करके और हमारे स्क्रीन पर लाने का काम करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का टेक्नोलॉजी है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, द पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड लोकेटेड बाय URL एड्रेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी कंटेंट होते हैं इंटरनेट के ऊपर, यानी इंटरनेट से लाए गए जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब एक यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं या फिर उसको यूनिकली लोकेटेड भी किया जाता है। किसके हेल्प से? तो बाय द URL एड्रेस। URL एड्रेस दोस्तों एक तरह का एड्रेस होता है जो कि हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए जो इंटरनेट से जुड़ा हो या फिर जिसको इंटरनेट से डाउनलोड कर पा रहे हैं हम लोग, तो उस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं वो सारे के लिए एक URL एड्रेस होता है, ताकि इस एड्रेस के द्वारा उस प्रोग्राम को, उस डॉक्यूमेंट को यूनिक वे में आइडेंटिफाई या फिर उसको लोकेट करवाया जा सके। तो ये देखें दोस्तों हम लोग इस पॉइंट में कि किसी भी जो इंटरनेट के डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई या फिर लोकेट करवाया जाता है। किसके हेल्प से? तो बाय द URL एड्रेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, URL कंटेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ध्यान देंगे, URL कंटेंट्स प्रोटोकॉल नेम, मशीन नेम, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि URL जो होता है वो जनरली क्या क्या कंटेन करता है, URL एड्रेस जो होता है वो जनरली क्या क्या कंटेन करता है। तो सबसे पहला कंटेन करता है दोस्तों क्या, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रोटोकॉल नेम। कहने का मतलब है कि वो कौन से प्रोटोकॉल से बना है। नेक्स्ट कंटेन करेगा
मशीन नेम दैट मीन्स कौन से मशीन के लिए वो बनाया गया है या फिर किस मशीन के ऊपर वो बनाया गया है। उसके बाद एक और थिंग्स कंटेन करेगा दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है। ये तीन चीज़ URL एड्रेस कंटेन्स करता है, जिसके थ्रू किसी भी तरह के इंटरनेट के डॉक्यूमेंट को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई या फिर उसको लोकेट करवा पाते हैं। इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों अभी तक 3 तरह के इंटरफेसेस। नेक्स्ट 4 नंबर इंटरफेसेस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, क्योंकि जितने भी तरह के ई-कॉमर्स कंपनी हैं वो सारे के लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी करता क्या है दोस्तों, तो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यानी किसी भी तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। प्रोटेक्शन कहने का मतलब अनऑथोराइज्ड यूजर से उसको बचाना, यानी किसी भी तरह के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कौन, तो सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मेड अवेलेबल ऑनलाइन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ई-कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो जनरली ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन कहने का मतलब दोस्तों सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन कहने का मतलब दोस्तों कि जितने भी तरह के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो ई-कॉमर्स कंपनी के लिए ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। सेकंड पॉइंट में देखते हैं दोस्तों हम लोग, जैसा कि देख पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र दैट हैपन्स ओवर द नेटवर्क। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो एक ट्रांसफ़र के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे किसी भी नेटवर्क का यूज करके हम लोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डेटा बीच में करप्ट ना हो जाए, बीच में लॉस्ट ना हो जाए, उससे बचने के लिए सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन का यूज करता है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसफ़र के ऊपर भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि यदि किसी तरह का इशू आ जाता है, यानी प्रोटेक्शन के समय किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग कैसे डन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, द इशू ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स सोर्स इज हैंडल्ड बाय फायरवॉल एंड वायरस स्कैनर ETC। कहने का मतलब है कि जो भी इशू होता है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन का, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तरह का कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको हैंडल किसके थ्रू करवाया जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग 2 तरह के थिंग्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले थिंग्स को बोलेंगे फायरवॉल, या फिर किसी भी तरह का वायरस स्कैनर हो गया, जैसे क्विकिल हो गया, PC डॉक्टर हो गया, यानी जितने भी तरह के वायरस स्कैनर होते हैं वो सारे का यूज करके हम अपने ट्रांसफ़र को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक और इशू क्या आता है, तो एक इंक्रिप्शन इशू आता है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर को मैच करवाना। यदि सिग्नेचर मैच नहीं करता है तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जैसे फंड ट्रांसफ़र में, या फिर बाय चेक विड्रॉवल करने में, यानी सिग्नेचर मैच नहीं करता है तो वहाँ पे विड्रॉवल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसा कि हम लोग इस पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ भी क्या है, एक तरह का इशू है। तो ये इशू क्या है, चलिए देखते हैं हम दोस्तों कि जैसा कि देख पा रहे हैं, द सेकेंड इशू इन द एड्रेसेस चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस पॉइंट के अंदर। तो जैसा कि इस पॉइंट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, द सेकेंड इशू इन द एड्रेसेस बाय इंक्रिप्शन टेक्निक्स, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो दूसरे तरह का इशू होता है वो क्या होता है, तो किसी भी एड्रेस के ऊपर इंक्रिप्शन टेक्निक्स के रूप में, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया या फिर किसी भी तरह का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब का एड्रेस जब मैच नहीं करता है तो ट्रांसफरिंग रुक सकता है। तो इस प्रॉब्लम से भी बचने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं किसका, वायरस स्कैनर का या फिर किसी भी अनदर तरह के फायरवॉल का। चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें
4 तरह के इंटरफेसेस एक बिल्डिंग ब्लॉक का। नेक्स्ट 5वें इंटरफेस की ओर हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या दोस्तों, पेमेंट इंटरफेस। दैट मीन्स पेमेंट को डन कैसे करवाया जाता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट जो होता है वो किसी भी तरह का स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा या फिर फंड ट्रांसफ़र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पेमेंट सर्विसेज और क्या करता है, सबसे पहला पेमेंट सर्विसेज इंश्योर करेगा कि पेमेंट जो हो रहा है वो किसी तरह का डुप्लीकेट पेमेंट ना हो या फिर बार बार एक ही पेमेंट एड्रेस का यूज ना किया जा रहा हो। इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कौन, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे 5 नंबर में देख पा रहे हैं दोस्तों, पेमेंट सर्विसेज। तो चलिए इसके अंदर हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड ए सोर्स सिक्योर मैकेनिज्म, यानी ये जो होता है दोस्तों वो एक तरह का सिक्योर मैकेनिज्म होता है। दैट मीन्स पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ अपने सर्विस को प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्रोवाइड करेगा, तो फॉर यूजिंग स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड एंड फंड ट्रांसफ़र। दैट मीन्स जितने भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। किस वे में, तो एक सिक्योर रूप में, यानी पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा दोस्तों, तो पेमेंट सर्विसेज, जो कि हम लोग 5 नंबर इंटरफेस में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं पेमेंट सर्विसेज नीड टू बी इंश्योर दैट इट कांट बी डुप्लीकेटेड और रीयूज्ड। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि पेमेंट सर्विस जितना भी होगा वो किसी भी तरह का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए या फिर उस एक ही पेमेंट सर्विस को बार बार यूज ना किया जाए। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा कौन, तो पेमेंट सर्विसेज। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों 5 तरह के इंटरफेस। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक के इंटरफेस की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि बिजनेस सर्विस जो है वो कस्टमर को कैसे पता चले कि ये बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया दोस्तों, जिसको हम लोग बोले क्या, बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जनरली क्या किया जाता है, किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई या फिर उसको लोकेट कर लिया जाता है ताकि वहाँ पे जितने भी कस्टमर हों वो अपने रिक्वायरमेंट को आकर के पूरा कर सकें। इसके लिए हम लोग किसी भी तरह का डायरेक्टरी यूज करते हैं या फिर सर्च इंजन यूज करते हैं। डायरेक्टरी कहने का मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का फाइल या फिर किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया या फिर मैप पे सर्च करना हो गया, उसके थ्रू अपने बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना। दैट मीन्स अपने ई कॉमर्स कंपनी कहाँ पे अवेलेबल है उसको फाइंड आउट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कौन, तो बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट के रूप में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज, ध्यान देंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, इट इज इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग बिजनेसेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जनरली किसके लिए इसेंशियल होता है, किसके लिए ज़रूरतमंद होता है, तो जितने जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी बिजनेस कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क के थ्रू लोकेट करवाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। दैट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डायरेक्टरी थ्रू सर्च इंजन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये आइडेंटिफाई एंड लोकेट करने से क्या मिलेगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कस्टमर होंगे वो आसानी से किसी भी सर्च इंजन या फिर डायरेक्टरी का यूज करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं या फिर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कमी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखें क्या कि किसी भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको आइडेंटिफाई एंड लोकेट करवाया जाता है ताकि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन हो सके। किसका यूज करके, तो किसी भी तरह का सर्च इंजन जैसे मैप हो गया या फिर गूगल हो गया, ये सब क्या है, तो एक सर्च इंजन है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख पा रहे हैं सर्च इंजन
कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इसके अंदर हम लोग जनरली देख पा रहे हैं दोस्तों कि सर्च इंजन भी 2 तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट इंजन सर्च इंजन जो होता है वो अपने खुद का डेटाबेस यूज करता है, और सेकंड सर्च इंजन जो होता है वो किसी अनदर सर्च इंजन का डेटाबेस यूज करके और हम लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये 2 तरह के सर्च इंजन होते हैं दोस्तों, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट वन इज कंपाइल देयर ऑन डेटाबेस, यानी फर्स्ट वन जो होता है वो खुद का डेटाबेस यूज करता है, एंड सेकेंड वन इज सर्च द डेटाबेस बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल सर्च इंजन। कहने का मतलब है कि दूसरे तरह का जो सर्च इंजन होता है वो किसी अनदर सर्च इंजन को यूज करता है और उसके डेटाबेस के थ्रू हम लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये था दोस्तों सेकंड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ए हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्लासिफाइड वेबसाइट। कहने का मतलब है किसी भी वेबसाइट को क्लासिफाई करने के लिए हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हायरार्किकल कहने का मतलब है कि एक का प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर इनबिल्ट होना। तो इस तरह के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है किसके लिए, तो किसी भी वेबसाइट को क्लासिफाई करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ए हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्लासीफाई वेबसाइट, यानी कोई भी पूछे दोस्तों कि वेबसाइट को क्लासीफाई करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे उसको बताएंगे कि वेबसाइट को क्लासीफाई करने के लिए हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। दैट मीन्स वैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर ढेर सारे उसके लीव्स के रूप में हों, यानी ढेर सारे उसके चाइल्ड के रूप में अवेलेबल हों, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एक ही तरह के डेटा यूज होना चाहिए डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, तब इस तरह के वेबसाइट को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों, अभी तक 6 पॉइंट देखें। अब 7 इंटरफेसेस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या, पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब इस पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, ये क्या है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लीगल फ्रेमवर्क जो है वो एक तरह का लॉ है, एक तरह का नियम है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी तरह के लीगल फ्रेमवर्क को ई कॉमर्स कंपनी के लिए एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट के रूप में क्रिएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पॉइंट में, इट इज़ लॉ, यानी एक तरह का नियम है, एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्टिफाई अथॉरिटी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो। दैट मीन्स पूरी तरह से वो सर्टिफाई है, यानी किसी भी तरह का प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है। तो जब ये सारे चीज़ हो जाता है तो कंपनी एक अपना रूल बनाती है, उस रूल के थ्रू वो प्रोवाइड क्या करना चाहती है, विच प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क, यानी एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क, उसके अंदर किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करने का काम करती है। और ये क्रिएट होगा कैसे, तो इसके लिए एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। दैट मीन्स जो कंपनी है उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट को या इंफॉर्मेशन को सेल करने के लिए, या फिर रिसीव करने के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रस्ट इन्वायरमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें 7 नंबर इंटरफेसेस के अंदर पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क, जिसके तहत हम लोग क्या देखें दोस्तों, तो देखें क्या कि पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो क्या है दोस्तों, तो एक तरह का लॉ है या फिर एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो प्रोवाइड क्या करता है, तो एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई कॉमर्स टू क्रिएट ए ट्रस्ट इन्वायरमेंट। दैट मीन्स एक तरह के ट्रस्ट इन्वायरमेंट को ई कॉमर्स कंपनी के लिए
क्रिएट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पब्लिक पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का लॉ है या फिर एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। दैट मीन्स गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है, जो क्या करता है, एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसके लिए? तो अपने ई कॉमर्स कंपनी के अंदर एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि ई कॉमर्स के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उस बिल्डिंग ब्लॉक के जितने भी इंटरफेसेस हैं, वो सातों इंटरफेस को आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डील किए। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ई कॉमर्स के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक के कितने इंटरफेसेस होते हैं और सारे इंटरफेसेस का कहाँ कहाँ पे क्या यूज है, कैसे काम करता है, सारे इंटरफेसेस कैसे काम करते हैं एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें। तो चलिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोग से और कि यदि इस वीडियो ट्यूटोरियल में किन्हीं को कुछ क्वेश्चन एराइज करना हो या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो समझने में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें दोस्तों। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फिर मिलेंगे ई कॉमर्स के साथ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।